वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन कीट्स के जिस ओड को समझने की कोशिश करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है ओड ऑन आ ग्रेशियन अर्न। ये ओड उन 5 फेमस ओड्स में से एक है जो कि जॉन कीट्स ने 1819 में लिखे और ये ओड 1820 में पब्लिश हुआ। लेकिन इन 5 ओड्स में से इसकी एक प्रोमिनेंट क्वालिटी ये है कि इस ओड के साथ जॉन कीट्स ने उस मंथ का नेम भी लिखा है जिस मंथ में ये पब्लिश हुआ, यानी मई 1819। जॉन कीट्स ने लंदन के एक म्यूज़ियम में ये ग्रेशियन अर्न पड़ा हुआ देखा और इसकी तीनों साइड्स पर पिक्चर्स थी। उस आर्ट से जॉन कीट्स इस हद तक इन्फ्लुएंस हुआ, इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि उसने इस पर ये ओड लिख दी। इसकी 5 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा की 10 लाइन्स हैं। इस तरह से इस ओड की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 50। सबसे पहले हम इस ओड के टाइटल को देखेंगे। ओड का मतलब है एक ऐसी लिरिकल पोइम जिसमें किसी पर्सन को, प्लेस को या इवेंट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई के ज़रिए उसकी तारीफ़ की जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रेशियन। ग्रेशियन का मतलब है ग्रीक की बनी हुई, यानी ग्रीक से रिलेटेड। यहाँ पे जॉन कीट्स की हेलेनिज़म का भी पता चलता है। हेलेनिज़म का मतलब है लव फॉर ग्रीक लिटरेचर, आर्ट, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी यूनानी तहज़ीब व सकाफ़त, अदब और फ़नून से मोहब्बत। तो ग्रीक जो है यानी ग्रेशियन जो वर्ड है, इससे साबित होता है कि जॉन कीट्स को ग्रीक लिटरेचर, आर्ट और कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस था। और अर्न कहते हैं एक ऐसे बर्तन को जिसका मुंह तंग होता है, यानी कूज़ा, एक यूनानी कूज़ा। पोइट कहता है दाओ तुम। अब पोइट ग्रेशियन अर्न को एड्रेस करते हुए, मुखातब करते हुए कहता है दाओ तुम। दाओ मीन्स यू, तुम हो स्टिल अभी तक अनरेविश्ड, एक ऐसी अनरेविश्ड ब्राइड, एक ऐसी दुल्हन जिसको अभी तक उसके खावंद ने, उसके हस्बैंड ने छुआ तक ना हो, हाथ तक ना लगाया हो। ऑफ क्वाइटनेस, खामोशी की, यानी तुम खामोशी की एक कंवारी दुल्हन हो। तुम खामोशी की एक ऐसी दुल्हन हो जिसे अभी तक उसके हस्बैंड ने टच नहीं किया। यहाँ पर पोइट ने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। एपोस्ट्रोफी का मतलब है जब किसी को डायरेक्ट एड्रेस करके हम बात शुरू करें तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। पोइट कहता है कि तुम खामोशी या सकूत की कंवारी दुल्हन हो। ये पोइट ने अनरेविश्ड ब्राइड का वर्ड यूज़ करके यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ की है, यानी अर्न को उसने ब्राइड कहा है। दाओ फोस्टर चाइल्ड, तुम एक सौतेली औलाद हो, सौतेले बच्चे हो। ऑफ साइलेंस, खामोशी के, एंड स्लो टाइम और मध्यम वक्त के। तुम खामोशी या सकूत और मध्यम वक्त के सौतेले बेटे हो। यानी तुम्हारा बनाने वाला जो ग्रीक आर्टिस्ट था उसकी तो डेथ हो गई है, अब उस वक्त से टाइम और साइलेंस, इन दोनों चीज़ों ने तुम्हारी नरिशमेंट की है, तुम्हारी परवरिश की है। इस तरह से तुम उन्हीं की सौतेली औलाद हो। अब फोस्टर चाइल्ड अगेन पोइट ने सेकंड लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट वो कहता है सिल्वन हिस्टोरियन, तुम जंगली हयात के तारीख़ दान हो। ये भी फिर पोइट ने थर्ड टाइम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। तुम जंगली हयात के तारीख़ दान हो। हु कास्ट, कास्ट मीन्स कैन। दस एक्सप्रेस, जो कि इजहार कर सकता है। अ फ्लावरी टेल, एक फूलों जैसी दिलकश कहानी का। मोर स्वीटली, ज़्यादा दिलकश अंदाज से। दैन आवर राइम, हमारी नज़्म के। तुम एक जंगली हयात के तारीख़ दान हो जो कि हमारी नज़मों से ज़्यादा दिलकश तरीके से खुशनुमा कहानी बयान कर सकता है। वट लीफ फ्रिंग्ड लेजेंड, तुम्हारे ऊपर जो पत्ते बने हुए हैं। लेजेंड हार्ट्स अबाउट दाई शेप, यानी तुम्हारी शक्ल शबाहत या तुम्हारी शेप के ऊपर जो पत्तों की एक धारी या पत्तों का एक झालर या हाशिया बना हुआ है, उनके ऊपर कौन सी कहानी कंदा है, वो कौन सी कहानी लिए हुए है। ऑफ डीटीज़, क्या वो देवताओं की कहानी है, और मॉर्टल्स या फ़ानी इंसानों की, और ऑफ बोथ या दोनों की।
यानी तुम्हारी शेप के ऊपर, तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारे किनारों पर जो पत्तों का हाशिया बना हुआ है, कंधा किया हुआ है, वो कौन सी कहानी, कौन सी दास्तान अपने अंदर लिए हुए है। क्या वो देवताओं की कहानी है या फ़ानी इंसानों की है या दोनों की। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी, ये टेम्पे या आर्केडी की वादियों की कहानी है क्या। यहाँ पोइट स्पेकुलेशन कर रहा है, यानी अंदाज़ा लगा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि किसकी है कहानी। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, अगर इसके ऊपर देवता और इंसान हैं तो वो कौन से देवता और इंसान हैं। व्हाट मेडन्स लूथ, और वो कौन सी गैर रज़ामंद लड़कियां हैं। मेडन्स यानी ख़वातीन, लूथ यानी नाखुश, गैर रज़ामंद। वो गैर रज़ामंद लड़कियां कौन हैं। व्हाट मैड परसूट, और उनका ताक़ुब करने वाले, उनका पागलों की तरह ताक़ुब करने वाले लड़के कौन हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और वो लड़कियां उन लड़कों से जो उनका ताक़ुब कर रहे हैं, उनसे भागने की जो कोशिश कर रही हैं, वो क्या है। व्हाट पाइप्स, ये बांसुरी क्या है। एंड टिम्ब्रल्स, और ये दफ़ या तंबूरे क्या हैं। ये दोनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, पाइप्स और टिम्ब्रल्स। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, ये जंगली सरमस्ती या जंगली विजदान क्या है। ये इस पोइम का फर्स्ट स्टैंजा था, जिसमें पोइट ने ग्रेशियन अर्न की चेस्टिटी को, उसकी प्योरिटी को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बयान किया है। डिफरेंट पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करके उसने उसको मज़ीद ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा। इसमें पोइट कहता है, हर्ड मेलोडीज़, सुनाई देने वाले गीत, आर स्वीट, मीठे हैं। यानी सुनाई देने वाले गीत या काबिल समात गीत दिलकश हैं। बट दोज़, मगर वो गीत, अनहर्ड, जो कि नाकाबिल समात हैं, सुनाई नहीं देते, आर स्वीटर, वो ज़्यादा मीठे हैं। सुनाई देने वाले या काबिल समात गीत दिलकश हैं, लेकिन नाकाबिल समात गीत दिलकश तर हैं। देयरफॉर, इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स, ए बांसुरी बजाने वाले, प्ले ऑन, उस बांसुरी को बजाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, इसे इन कानों के साथ, हवास के कानों के साथ नहीं सुना जा सकता। यानी जो तुम बजा रहे हो, यानी वो ग्रेशियन अर्न जो है उसके ऊपर लड़कियां थीं जिनके पीछा लड़के कर रहे थे, और वो लड़कियां उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, वो भी एक तस्वीर थी। उसके बाद दूसरी तस्वीर ये है कि उस पर एक शख्स बांसुरी बजा रहा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो तस्वीर पर है, इसलिए उसकी बांसुरी सुनाई नहीं दे रही। इसलिए वो कहता है कि तुम बांसुरी तो बजाते रहो, लेकिन तुम्हारी बांसुरी को हम हिस्सी कान के साथ नहीं सुन सकते। लेकिन ये नाकाबिल समात है, और नाकाबिल समात तुम्हारा गीत ज़्यादा मीठा है उस गीत से जो कि सुनाई देता है। बट, मगर, मोर एंड डियर, तुम्हारा गीत ज़्यादा प्यारा है, पाइप टू द स्पिरिट डिटीज़ ऑफ नो टून, और ये जो तुम बांसुरी बजाते हो, ये रूह के गीत हैं जिनकी कोई सुर नहीं होती, जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती। तुम्हारे बेआवाज़ गीत रूह के गीत हैं जो कि तुम बांसुरी के साथ बजाते हो, और ये ज़्यादा दिलकश हैं। फेयर यूथ, एक खूबसूरत जवान, बीनीथ द ट्रीज़, उस तस्वीर में दरख्तों के नीचे एक खूबसूरत जवान खड़ा है। दाओ कांस्ट, यानी दाओ मीन्स यू, कांस्ट कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, दाई यानी योर, तुम अपना गीत नहीं रोक सकते। नॉट एवर कैन दोज ट्रीज़ बी बेयर, और ना ही वो दरख्त बेलबास हो सकते हैं, उरेयां हो सकते हैं। यानी वो दरख्त भी अपने पत्ते कभी नहीं गिराएंगे, यानी उन पत्तों पर कभी भी ख़ज़ां नहीं आएगी, हमेशा बहार रहेगी, क्योंकि वो एक तस्वीर है, और तस्वीर में एक लड़का जो है वो कभी भी अपना गीत नहीं छोड़ सकता, और ना ही उस दरख्त, जिस दरख्त के नीचे वो खड़ा है, उस दरख्त के कभी पत्ते गिरेंगे, यानी उस दरख्त पर भी हमेशा बहार ही रहेगी। बोल्ड लवर, नेवर नेवर कास्ट दाओ किस, ए दलेर या बहादुर आशिक, तुम कभी भी बोसा नहीं ले सकोगे। दो अगरचे विनिंग नियर द गोल येट, अगरचे तुम अपनी मंजिल को जीतने ही वाले हो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बिल्कुल करीब है। डू नॉट ग्रीव,
अच्छा, इससे पहले वो कहता है कि अगरचे तुम अपनी मंजिल के करीब हो, यानी उस लड़की के बिल्कुल करीब हो जिसका तुम बोसा लेना चाहते हो, लेकिन तुम ले नहीं सकते क्योंकि तुम तस्वीर हो। डू नॉट ग्रीव, लेकिन दुखी मत हो, परेशान मत हो। शी कैन नॉट फेड, वो कभी मद्दम नहीं होगी, यानी तस्वीर पर उस लड़की की खूबसूरती कभी मद्दम नहीं होगी, वो हमेशा यूँ की तूँ खूबसूरत रहेगी। दो अगरचे दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, अगरचे तुम ये खुशी हासिल नहीं कर सकोगे, फॉर एवर विल्ट दाउ लव, लेकिन फिर भी तुम हमेशा उससे प्यार करते रहोगे। एंड शी बी फेयर, और वो भी हमेशा खूबसूरत रहेगी। यानी यहाँ से पोइट की हेलेनिस्टिक अप्रोच का पता चलता है। उसने ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है ग्रेशियन अर्न का, और साथ साथ उसने दूसरा थीम इसमें यह भी यूज़ किया है कि आर्ट और नेचर जो है इसको कभी ज़वाल नहीं आता, ये हमेशा फ्रेश रहती है। आर्ट हमेशा ज़िंदा रहता है, आर्ट मोर्टल है। इसके बाद हम देखते हैं इस पोइम के थर्ड स्टेंजा को, जिसमें पोइट कहता है आह हैप्पी हैप्पी बॉज, वो खुशो खुरम, बॉज यानी ब्रांचेस शाखें, वो खुशो खुरम दरख्तों की शाखें, दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, तुम कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराओगी। यानी वो दरख्त की शाखें जो कि एक तस्वीर हैं, इसलिए वो भी कभी अपने पत्ते नहीं गिराएंगी। यानी इसका मतलब है कि उस पर हमेशा बहार रहेगी। और चूँकि वो तस्वीर के अंदर है, इसका मतलब ये है कि आर्ट जो है इस पर हमेशा बहार रहती है। नॉर इवन बिड द स्प्रिंग एड्यू, और तुम कभी भी मौसम बहार को अलविदा नहीं कहोगे। एड्यू मीन्स अलविदा कहना। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, और वो जो खुशो खुर्म मौसीकी बजाने वाला मौसीकार है अनवेरिड, वो कभी भी नहीं थकेगा। वो तस्वीर में हमेशा अपनी मौसीकी बजाता रहेगा और कभी नहीं थकेगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और वो हमेशा नए गीत बांसुरी पर सुनाते रहेंगे। मोर हैप्पी लव, उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। मोर हैप्पी हैप्पी लव, उनकी मोहब्बत जो है वो हमेशा खुशो खुरम यूँ ही रहेगी। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, और ये इसमें इस बहुत ज़्यादा गर्म जोशी रहेगी। एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड फॉर एवर पेंटिंग, और उस मोहब्बत को तुम ए आशिक, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा गर्म जोशी वाली रहेगी और तुम हमेशा इससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहोगे। फॉर एवर पेंटिंग, और उस लड़की के पीछे, अपनी बिलव्ड के पीछे, अपनी मिस्ट्रेस के पीछे भागकर तुम्हें हमेशा तुम्हारी सांस फूली रहेगी। तुम बहुत ज़्यादा थके मांदे रहोगे, यानी तुम हमेशा जज्बाती हालत में रहोगे। उस जज्बात और उसके पीछे भागने के अमल, उसके ताक़ुब के अमल से तुम्हारी सांस हमेशा फूली रहेगी। एंड फॉर एवर यंग, और तुम हमेशा जवान रहोगे, या तुम्हारे जज्बात और तुम्हारा इश्क हमेशा तुम्हारी तरह जवान रहेगा। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशंस फार अबव, लेकिन जो तस्वीर है, जो आर्ट है, ये जो ग्रेशियन अर्न है या ये जो आर्ट है, ये तमाम इंसानी जज्बात से आरी है। तमाम सांस लेने वाले जो इंसान हैं उनके जज्बात से ये आरी है। यानी इस तस्वीर के, इस ग्रेशियन अर्न के जज्बात कोई नहीं है। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सारोफुल एंड क्लाइड, इससे मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा गमनाक और करबनाक हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा मेरा दिल हो जाता है और बहुत ज़्यादा अक्ताहट महसूस करने लगता है। अ बर्निंग फॉरहेड, और मेरा माथा जलने लगता है। एंड आ पार्चिंग टंग, और मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है जब मैं ये सोचता हूँ, जब देखता हूँ कि आर्ट में कोई किसी किस्म के पैशंस और जज्बात नहीं होते। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा में पोइट कहता है हु आर दीज, ये कौन लोग हैं, कमिंग टू द सेक्रीफाइस, जो कि कुर्बानी के लिए आ रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन आल्टर, और ये सरसब्ज़ो शादाब कुर्बान गाह कौन सी है। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, ए पुर इसरार पुजारी, लीडेस्ट दाओ दैट हाइफर लोइंग एट द स्काइज़, यानी तुम उस गाय को ले जा रहे हो जो कि आसमान की जानब जाने के लिए झुकी हुई है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उसके कूलों और पसलियों के दरमियान जो जिस्म का हिस्सा है उसे रेशमी लिबास और फूलों के साथ सजाया हुआ है।
व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, और इस दरिया या समंदर के किनारे ये छोटा सा कस्बा क्या है, और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, और इस पहाड़ी चोटी के ऊपर ये जो पुरस्कून किस्म का कला है ये क्या है। एम्प्टीड, अब ये खाली हो गया है, ये जो कला था, ये जो सिटाडेल था, अब ये खाली हो गया है ऑफ दिस फोक, अपने देहातियों से, अपने इलाके के लोगों से, क्योंकि तमाम लोग सेक्रीफाइस देखने के लिए उस ग्रीन आल्टर पर गए हुए हैं, इसलिए अब यह टाउन मुकम्मल तौर पे खाली हो गया है। दिस पॉइस मॉर्ट, इस मुक़द्दस सुबह के वक़्त जब तमाम लोग वहाँ गए हैं तो ये इलाका खाली हो गया है। एंड लिटिल टाउन, और ये छोटा सा कस्बा, और ए छोटे से कस्बे, द स्ट्रीट्स, तुम्हारी गलियाँ, फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, हमेशा हमेशा के लिए ख़ामोश रहेंगी। यानी अब इस तस्वीर में चूँकि गलियों में कोई नहीं है तो इसलिए अब तस्वीर पे कोई हरकत नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कि ए छोटे से कस्बे, तुम्हारी गलियाँ हमेशा ख़ामोश रहेंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल, और कोई भी नहीं बचेगा जो बताए, वाई दो आर्ट डेजोलेट, कि तुम वैरान क्यों हो गए, ए गाँव या ए कस्बे तुम वैरान क्यों हो गए हो। ये बात अगरचे सबको पता है कि सब कुर्बानी देखने गए हैं इसलिए वैरान हुआ है, लेकिन चूँकि ये तस्वीर थी और तस्वीर पे हमेशा के लिए वैरान हो गया, इसलिए अब कोई भी ये बात बताने के लिए नहीं आएगा कैन एवर रिटर्न, ऐसा बताने के लिए कोई वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो जहाँ था आर्ट में वो वहीं स्टिल होकर रह गया है। इस पोइम के 5th और लास्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, ओ एटिक शेप, ए बाला खाने जैसी शक्ल शबाहत वाले ग्रेशियन अर्न, अगेन उसको मुखातब कर रहा है, ये फिर उसने अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। वो कहता है, ए बाला खाने की शक्ल शबाहत वाले ग्रेशियन अर्न, फेयर एटीट्यूड, तुम्हारा रवैया बहुत उम्दा है, यानी तुम्हारी बनावट बहुत अच्छी है। विद ब्रीड ऑफ मार्बल, पत्थर के साथ तुम पर बने हैं मैन एंड मेडन ओवरलोड, तुम्हारे ऊपर पत्थर के साथ मर्द और ख़वातीन कंधा कर दिए गए हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, और जंगल के दरख्तों की शाखें, एंड द ट्रोडन वीट, और पाँव तले रोंदी हुई घास तुम पर बनी है, यानी वो जो मर्द और ख़वातीन बनाए गए हैं पत्थर के साथ, उन्हीं के कदमों से रोंदी हुई घास भी इस तस्वीर पर बनी हुई है। द साइलेंट फॉर्म, तुम्हारी शक्ल शबाहत खामोश है, तुम्हारी बनावट में एक सकूत है, खामोशी और सुकून है। डॉस्ट टीज अस, तुम हमें तंग करते हो, आउट ऑफ थाट, और ये सोचने पर मजबूर कर देते हो, एज डोथ्स एटर्निटी, कि तुम्हारी शक्ल शबाहत में खामोशी है और ये इटर्निटी की तरह है, यानी अब्दियत और लाफानियत की तरह है, यानी इमोर्टैलिटी है तुम्हारे अंदर अब्दियत और लाफानियत है, तुम कभी भी फ़ना नहीं होगे। कोल्ड पेस्टोरल, और तुम्हारा नज़ारा एक ठंडा नज़ारा है। When old age shall this generation waste, जब ये नस्ल, जो हमारी नस्ल है, बूढ़ी होकर ज़ाया हो जाएगी, यानी बूढ़ी होकर ख़त्म हो जाएगी, इस सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी। Thou shalt remain, तो तुम फिर भी बाकी रहोगे। In midst of other, दूसरों के दरमियान, वो than ours, उनके दुख दर्द में हमसे भी ज़्यादा शरीक हुआ करोगे। A friend to man, तुम उस ज़माने में भी इंसान के दोस्त रहोगे। टू होम दाओ सेस्ट, तुम उन्हें बताओगे। अब उन्हें क्या बताओगे, ये पोइट ने लास्ट 2 लाइंस में ग्रेशियन अर्न की बात की है। ग्रेशियन अर्न उन्हें क्या बताएगा। अब ये ग्रेशियन अर्न बोलता है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, खूबसूरती ही सच्चाई है। ट्रूथ ब्यूटी, और सच ही खूबसूरती है। दैट इज़ ऑल, बस यही सब कुछ है। ये नो ऑन अर्थ, तुम ज़मीन पर रहते हुए इन सब बातों को जानते हो। एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही वो तमाम बातें हैं जिन्हें जानने की तुम्हें ज़रूरत है। लास्ट स्टेंजा में भी पोइट ने यही कहा है कि हमारे बाद हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे क्योंकि हम फ़ानी हैं, हम मोर्टल हैं, लेकिन ए ग्रेशियन अर्न, ए आर्ट, एनी पीस ऑफ आर्ट, तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे क्योंकि तुम आर्ट हो और आर्ट को कभी ज़वाल नहीं आता, इसलिए तुम कभी ज़वाल पजीर नहीं होगे। इस पोइम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम इस पोइम का मीटर देखते हैं। इस पोइम में पोइट ने थारोली आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम। इसका फर्स्ट जो स्टेंजा है इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई, यानी इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है। यानी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्वाइटनेस और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एक्सप्रेस। इसी तरह से इसकी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है टाइम और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है राइम। इसी तरह इसकी फिफ्थ जो लाइन है वो इसकी नाइन्थ लाइन के साथ राइम्ड है। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शेप और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एस्केप। इसके बाद इसकी सिक्स्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बोथ और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लॉथ। उसके बाद इसकी सेवन्थ और टेंथ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आर्केडी और टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है एक्सटेसी। ये थी इसके फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम। अब हम देखते हैं इसके सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम। वो है ए बी सी ई डी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अनहर्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एंडियर्ड। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ऑन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टोन। इसी तरह से इसकी फिफ्थ लाइन जो है वो इसकी एट्थ लाइन के साथ राइम्ड है। इसकी फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लीव और इसकी एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रीव। इसी तरह से सिक्स्थ लाइन और इसकी टेंथ लाइन जो है वो आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेयर और टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है फेयर। इसी तरह से इसकी सेवन्थ और नाइन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है किस और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लिस। इसके बाद हम देखते हैं इसके थर्ड स्टेंजा की राइम स्कीम को। थर्ड स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है शेड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है अनवेरिड। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ लाइन आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है एड्यू और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है न्यू। इसके बाद इसकी फिफ्थ लाइन जो है वो एट्थ लाइन के साथ राइम्ड है। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लव और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अबव। इसके बाद इसकी सिक्स्थ लाइन इसकी नाइन्थ लाइन के साथ राइम्ड है। सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एन्जॉयड और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है क्लॉइड। उसके बाद इसकी सेवन्थ लाइन इसकी टेंथ लाइन के साथ राइम्ड है। सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है यंग और टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है टंग। इसके बाद हम देखते हैं इसके फोर्थ स्टेंजा की राइम स्कीम को। फोर्थ स्टेंजा में भी सेम राइम स्कीम यूज़ हुई है जो कि स्टेंजा नंबर 3 में यूज़ हुई थी, यानी ए बी सी डी ई, यानी इसकी फ़र्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सेक्रीफाइस और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्काइज़। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ लाइन आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है प्रीस्ट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रेस्ड। इसके बाद इसकी फिफ्थ लाइन इसकी एट्थ लाइन के साथ राइम्ड है, जैसा कि फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है श्योर और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एवरमोर। उसके बाद इसकी सिक्स्थ लाइन इसकी नाइन्थ लाइन के साथ राइम्ड है। सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सिटाडेल और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टेल। उसके बाद इसकी सेवन्थ लाइन इसकी टेंथ लाइन के साथ राइम्ड है, जैसा कि सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मोर और टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है रिटर्न। हम देखते हैं इस पोइम के लास्ट यानी फिफ्थ स्टेंजा की राइम स्कीम। फिफ्थ स्टेंजा की भी राइम स्कीम सेम वही है जो कि स्टेंजा नंबर 1 में यूज़ हुई थी, यानी ए बी सी डी ई, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि ब्रीड और वीड। सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि ओवरऑट और थॉट। फिफ्थ लाइन और नाइन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पेस्टोरल और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है दैट इज़ ऑल। उसके बाद इसकी सिक्स्थ लाइन
8th लाइन के साथ राइम्ड है, जैसा कि 6th लाइन का लास्ट वर्ड है वेस्ट और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है सेस्ट। उसके बाद 7th लाइन और 10th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। 7th लाइन का लास्ट वर्ड है वो और 10th लाइन का लास्ट वर्ड है नो। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम। इसके बाद हम देखते हैं इस पोइम की नेक्स्ट लिटरेरी टर्म को, जो कि है एंजेममेंट। एंजेममेंट या रन ऑन लाइन का मतलब है जब हमें कोई एक लाइन पढ़ के उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उसे हम एंजेममेंट कहते हैं और ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 3 को देखें, जिसमें पोइट कहता है सिल्वन हिस्टोरियन, तुम एक जंगली तारीख दान हो, हु कांस्ट दस एक्सप्रेस, जो कि बयान कर सकता है। अब वो क्या चीज़ बयान कर सकता है, लाइन नंबर 3 को पढ़ के हमें समझ नहीं आएगी। इसके लिए हमें लाइन नंबर 4 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली दैन आवर राइम, यानी एक ऐसी दिलकश कहानी जो कि हमारी नज़्म से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसके बाद अगर हम इसकी लाइन नंबर 11 को देखें तो उसमें पोइट कहता है हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, काबिल समात मौसीकी दिलकश है, मीठी है, बट दोज़ अनहर्ड, लेकिन वो मौसीकी जो कि नाकाबिल समात है, अब वो कैसी है इसकी समझ नहीं आएगी जब तक कि हम इसकी लाइन नंबर 12 को ना पढ़ लें, जिसमें वो कहता है आर स्वीटर, वो इससे भी ज़्यादा मीठी है। उसके बाद इसकी लाइन नंबर 15 को अगर हम देखें तो उसमें पोइट कहता है फेयर यूथ, ए खूबसूरत जवान, बीनीथ द ट्री, जो कि दरख्त के नीचे खड़े हो, दाउ कांस्ट नॉट लीव, तुम नहीं छोड़ सकते। अब वो जवान क्या चीज़ नहीं छोड़ सकता, इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 16 की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें वो कहता है दाई सॉन्ग, यानी तुम अपना गीत नहीं छोड़ सकते। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 21 को देखें, जिसमें पोइट कहता है कि हैप्पी हैप्पी बॉज, ए खुशो खुरम दरख्त की शाखों, दैट कैन नॉट शेड, तुम नहीं गिरा सकती। अब शाखें क्या चीज़ नहीं गिरा सकती, इसे समझने के लिए हमें लाइन नंबर 22 को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कहता है योर लीव, तुम अपने पत्ते नहीं गिरा सकती। उसके बाद अगर हम इसकी लाइन नंबर 39 को देखें तो इसमें पोइट कहता है विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल, यानी ए गाँव तुम हमेशा, ए कस्बे तुम तुम्हारी गलियां हमेशा खामोश रहेंगी, एंड नॉट अ सोल टू टेल, और कोई भी बताने वाला नहीं होगा। क्या चीज़ बताने वाला नहीं होगा ये नहीं पता। इसके लिए हमें लाइन नंबर 40 को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कहता है वाई दाउ आर्ट डेजोलेट, कि तुम इस तरह से वैरान क्यों हो गए हो, ये बताने के लिए कोई नहीं है। उसके बाद लाइन नंबर 41 में वो कहता है ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरऑट, यानी तुम्हारे ऊपर पत्थर के साथ मर्द और ख़वातीन कंधा किए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस पोइम की नेक्स्ट टर्म को, जो कि है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी बेजान को जानदार की खसूसियत अता कर देना। जैसा कि इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन में पोइट इसे ग्रेशियन अर्न को अनरेविश्ड ब्राइड कहता है, यानी एक ऐसी दुल्हन जिसको उसके खावंद ने अभी तक हाथ नहीं लगाया। उसके बाद सेकंड लाइन में वो कहता है फोस्टर चाइल्ड, यानी ऐसा बच्चा जो कि सुतेला हो, जिसकी किसी और ने परवरिश की हो। तो ये भी एक ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है जो कि उसने ग्रेशियन अर्न को दी है, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद इसकी लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो उसमें उसे सिल्वन हिस्टोरियन कहता है, यानी एक जंगली तारीख़दान कहता है। तो तारीख़दान होना ये भी एक ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने बयान की है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के लास्ट स्टेंजा में देखें तो पोइट कहता है उसकी 48th लाइन में कहता है दैन आवर्स अ फ्रेंड टू मैन, और ए ग्रेशियन अर्न, तुम एक इंसान दोस्त हुआ करोगे और लोगों के दुख में शरीक होगे, टू होम यू सेस्ट, और तुम उन लोगों से कलाम करोगे और यही कहोगे कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ ब्यूटी, यानी कलाम करना, बातें करना और इंसानों से दोस्ती करना, ये इंसान का काम है। फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करना ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है, लेकिन पोइट ने यहाँ पर ग्रेशियन अर्न को भी वही क्वालिटी दे दी है। इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद हम देखते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट एड्रेस करके, मुखातब करके बात शुरू करना। इस पोइम के फर्स्ट स्टेंजा की फ़र्स्ट लाइन में वो कहता है दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस,
यानी तुम सुकूत या ख़ामोशी की एक कंवारी दुल्हन हो। तो उसे डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कहता है, तो ये एक अपोस्ट्रोफी है। उसके बाद अगर हम इसी पोइम की लाइन नंबर 41 को देखें, जिसमें पोइट कहता है, जो कि इसके लास्ट स्टेंजा की फ़र्स्ट लाइन भी है, ओ एटिक शेप, ए बाला खाने की शक्ल शबाहत वाले, ग्रेशियन एंड फेयर एटीट्यूड, तुम्हारा रवैया अच्छा है, यानी तुम्हारी बनावट दिलकश है। तो यहाँ भी इसने उसे डायरेक्ट एड्रेस करके ज़िक्र किया है। तो इस तरह से ये भी अपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2, ये दोनों लाइन्स दाओ से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8, 9 और 10, ये तीनों लाइन्स व्हाट से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 26 और 27, ये दोनों लाइन्स फॉर एवर से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी दो अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 में साइलेंस और स्लो दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद लाइन नंबर 5 में लीफ और लेजेंड दोनों एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह से लाइन नंबर 8 में मैन और मेडन, लाइन नंबर 12 में पाइप्स और प्ले। उसके बाद लाइन नंबर 13 में ईयर और एंडियर्ड, लाइन नंबर 18 गोल ग्रीव, लाइन नंबर 19 दो दाओ, लाइन नंबर 33 लीडेस्ट और लॉइंग, अगेन लाइन नंबर 33 दाओ दैट, लाइन नंबर 39 साइलेंट सोल, लाइन नंबर 41 एटिक एटीट्यूड, लाइन नंबर 42 मार्बल मैन और मेडन्स, ये तीनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 44 दाओ और थॉट, लाइन नंबर 46 व्हेन वेस्ट, लाइन नंबर 48 देन दाओ। ये वो मकामात हैं जहाँ पर पोइट ने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है कि हकीकत पसंदी से दूर होकर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम लेना, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। जैसा कि इस पोइम में ग्रेशियन अर्न की चेस्टिटी और प्योरिटी को शो करने के लिए पोइट इस पोइम के शुरू में ही बहुत से ऐसे मेटाफर्स और पर्सोनिफिकेशंस का यूज़ करता है जिसके थ्रू वो इस ग्रेशियन अर्न की प्योरिटी शो करना चाहता है। जैसा कि कभी वो इसे अनरेविश्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस कहता है, उसके साथ साथ वो इसे फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम कहता है, कभी वो इसे सिल्वन हिस्टोरियन कहता है। इस तरह के जितने भी इल्काबात हैं, इसका मकसद उसकी चेस्टिटी प्योरिटी को ग्लोरीफाई करना है। तो ये पोइट ने हाइपरबॉल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद है नेगेटिव कैपेबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है किसी चीज़ में खो जाना और उसमें इस हद तक गुम हो जाना कि अपनी ज़ात को भूलकर सिर्फ उसी के बारे में बताते जाना। इस पोएम में भी पोइट ने ग्रेशियन अर्न को इस कदर ग्लोरीफाई किया है कि वो अपने सेंसेशंस, अपने एहसासात, अपने सेंटिमेंट्स जो है वो भी इस ग्रेशियन अर्न के थ्रू ही बयान कर रहा है, अपनी ज़ाती राय कोई नहीं दे रहा। उसके बाद है रिटोरिक क्वेश्चंस। रिटोरिक क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पोइट रीडर से पूछता है, हालांकि उसको इसके आंसर का पता होता है। जैसा कि अगर हम इसी पोएम के फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट 3 लाइंस को देखें तो उसमें कहता है व्हाट मैन और गॉड आर दीज, व्हाट मेडन्स लोथ, व्हाट मेड परसूट्स, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। ये तमाम क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका पोइट को आंसर मालूम है लेकिन वो रीडर से पूछ रहा है। तो ये तमाम क्वेश्चंस रिटोरिक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इस पोएम की जो लास्ट 2 लाइंस हैं उसे बाकायदा कोटेशन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है और ये बहुत फेमस लाइंस हैं, यानी ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। Thank you for attending this lecture.